नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। और अपनी जो केवीएस वाली क्लास थी, इस क्लास में हम लोगों ने इसके पहले स्टेजेस पढ़ लिए थे, जिसमें आपका डेवलपमेंटल टास्क था। इन टास्कों में हम लोगों ने बात कर लिया था एज 12 से लेकर के 20 तक। इसके बाद जो आप अगर अपना सिलेबस उठा करके देखोगे तो सिलेबस में आपके स्पेशली अलग से मेंशन्ड है किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। तो भाई अब सिलेबस में ये बताइए, इन्फेंसी नहीं मेंशन था, चाइल्डहुड नहीं मेंशन था, किशोरावस्था मेंशन था। तो यानी कि किशोरावस्था को कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए उसने अलग से मेंशन किया है आपका एडोलसेंस। एडोलसेंस की नीड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एडोलसेंस, इंप्लीकेशंस ऑफ एडोलसेंस। मतलब जितनी भी बातें वो कर सकता था एडोलसेंस के बारे में, वो सभी बातें एडोलसेंस के बारे में उसने पूरा आपका एक चैप्टर बना दिया है। यानी कि फिक्स है आपका कि किशोरावस्था से क्वेश्चन आएगा और कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे वो एडोलसेंस टॉपिक से पूछेगा। भाई अभी एक बात बताओ, खुद से समझो कि अगर 60 मार्क्स का कोई आपसे पेपर ले रहा है तो उस पेपर में आखिर पूछेगा क्या? सिलेबस से ही पूछेगा। तो कम से कम 4 से 5 मार्क्स का के बीच में आपसे एडोलसेंस वाले टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए इस वाले टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जितनी भी चीजें पॉसिबल होंगी एडोलसेंस से, उन सभी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एडोलसेंस। एडोलसेंस, एडोलसेंस को अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं हम लोग किशोरा अवस्था। क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था। अब इस किशोरा अवस्था की बात करें तो सबसे पहला जो हम लोगों को चीज जानना होता है कि आखिर ये जो शब्द है एडोलसेंस, क्या मतलब है? क्या मतलब है एडोलसेंस का मतलब? जल्दी से आगे बताओ। एडोलसेंस, तो ये जो आपका एडोलसेंस शब्द है ये कहां से आया? तो ये जो आपका एडोलसेंस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कहां से आया? लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से आया। किस शब्द से आया? एडोलसियर शब्द से आया। एडोलसियर शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है इस शब्द का? जल्दी से कोई बताएगा? तो एडोलसियर शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, मेच्योरिटी की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो एडोलसियर शब्द की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। अब आगे बढ़ोगे भाई तो किसकी तरफ बढ़ोगे? मेच्योरिटी की तरफ बढ़ोगे, परिपक्वता की ओर बढ़ोगे। तो यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? एडोलसियर शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना। एडोलसियर शब्द का अर्थ क्या है? एडोलसियर शब्द का अर्थ है बेटा आगे बढ़ना। अब क्या होता है आपका एडोलसियर? एडोलसेंस क्या होता है? किशोरावस्था क्या होती है? तो किशोरावस्था एक विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है, एक समय अवधि है आपके बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच में। जब तक आप वयस्क होते हैं उसके बाल्यावस्था से वयस्कावस्था के बीच का जो समय होता है उसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य की, सॉरी, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, वयस्क अवस्था, वयस्कावस्था के मध्य का समयकाल या समय अवधि, समय अवधि के मध्य का समय अवधि क्या कहलाता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है। अब जिनको इंग्लिश में लिखना है वो लिख सकते हैं द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड to adulthood is called as adolescence. The transition period between childhood to adulthood is called as your adolescence. अब सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया स्टैनले हॉल ने।
स्टैनले हॉल ने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, तो इस जब सबसे पहली बार इन्होंने शब्द का प्रयोग किया तो इनको क्या उपाधि मिली? एडोलेसेंस का जनक, किशोरावस्था के जनक के नाम से, फादर ऑफ एडोलेसेंस के नाम से किसको जानते हैं? स्टैनले हॉल को जानते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है क्या? उस किताब का नाम ही इन्होंने रख दिया था एडोलेसेंस। क्या रखा था? एडोलेसेंस। तो एक किताब है इनकी जिसका नाम इन्होंने रखा एडोलेसेंस। तो स्टैनले हॉल जो है आपके, ये जो है स्टैनले हॉल महोदय, ये जनक है आपकी किशोरावस्था के, और इन्होंने एक किताब लिखी है जो पूरे के पूरे किशोरावस्था को डिस्क्राइब करती है। उस किताब का नाम है एडोलेसेंस। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपकी जो फैक्चुअल बातें थी वो कवर हुई। सबसे पहली बात कि किस शब्द से आया? लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से आया। एडोलसियर शब्द का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना। आगे का बढ़ने का मतलब हुआ परिपक्वता की तरफ बढ़ना। परिपक्वता की तरफ बढ़ने का मतलब हुआ मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था होती क्या है? तो बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की जो समय अवधि होती है उसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था के जनक होने की उपाधि स्टैनले हॉल को प्राप्त है क्योंकि सबसे पहली बार एडोलेसेंस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है क्या? उस किताब का नाम है एडोलेसेंस। इसी तरह से ये किताब इन्होंने कब लिखी थी? 1904 में। कब लिखी थी? 1904 में इन्होंने ये वाली किताब लिखी थी। 1904 में एडोलेसेंस नाम की एक किताब, इन्होंने ये किताब लिखी। अब इसके आगे अगर हम लोग बच्चा लोग बात करें तो आप लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा कॉमन डेफिनेशन जो सबके दिमाग में एकदम रट गई है कि स्टैनले हॉल का एक कथन है, तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था। तो किस चीज में तूफान, किस काहे का तूफान है, काहे का तनाव है, काहे का संघर्ष है? भाई ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। तूफान, तनाव, संघर्ष होता क्या है? आप जब किशोरावस्था के में आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। एक बदलावों का एक तूफान आता है। वो तूफान आपके अंदर एक तनाव पैदा करता है और उस तनाव से उबरने के लिए आप संघर्ष करते हो। इसीलिए इसको कहा गया था तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था। स्टैनले हॉल याद रखना, वैसे आपसे डेफिनेशंस कहीं पूछी नहीं जाएंगी, फिर भी आप इस बात को समझते चलना कि ये तूफान, तनाव और संघर्ष कहां से आया। देखो बेटा, ये हुआ आपका तूफान, तूफान, तनाव, संघर्ष। बाल्यावस्था तक हमारा जीवन बहुत ही नॉर्मल चल रहा होता है, हमें बहुत कम टेंशन रहती है क्योंकि अब ना तो भाई अभी तक जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लाइफ को लेके कोई टेंशन नहीं। जैसे ही आते हैं किशोरावस्था में, कौन सी स्ट्रीम लेनी है? मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, सॉरी मैथ्स पढ़ना है कि बायो पढ़ना है, फिर कॉमर्स पढ़ना है कि आर्ट पढ़ना है, लाइफ में आगे चल करके क्या बनना है? पहला, माता पिता से अपोजिट हो गए हैं, मम्मी पापा अब बुरे लगने लगे हैं कि ये मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों करते हैं, क्यों हर चीज में रोका टोकी करते हैं, पैसे देने में इतना प्रॉब्लम क्यों है इनको भाई। तो मम्मी पापा से प्रॉब्लम, समाज रोकता है, समाज ने नियम बना के रखे तो इस समाज से इनको है प्रॉब्लम। हर किसी से जब इनको प्रॉब्लम है तो एक चेंज आता है, उस चेंज के साथ इनके लाइफ में आता है एक तूफान, और ये तूफान इनके अंदर क्या उत्पन्न करता है? इनके अंदर उत्पन्न करता है तनाव। और जब ये तनाव में आते हैं तो इस तनाव से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? इस तनाव से बाहर निकलने के लिए बेटा ये संघर्ष करते हैं। तो इस वजह से स्टैनले हॉल ने इसे तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा। तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था इसको कहा था स्टैनले हॉल ने। इतनी बातें समझ में आई। अब ये तूफान, तनाव, संघर्ष क्या है? जल्दी से बताओ। ये जो आपका तूफान, तनाव और संघर्ष है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। देखो बेटा, पहले क्या है? सबसे पहला, मम्मी पापा, समाज किसी से इनके विचार मैच नहीं करते हैं, सबका ये अपोजिट सोचते हैं। तो पहली चीज क्या हो गई कि माता पिता से मतभेद हो गया, समाज से मतभेद हो गया। माता पिता से मतभेद। दूसरी बात क्या आई? इनके स्वभाव में, मनोभाव में बदलाव आया, यानी कि जो आपका सोचने का तरीका था वो बदल गया, मनोभाव में बदलाव आया।
और जो तीसरा और लास्ट है आपका, वो है इनका जोखिम भरा व्यवहार। क्या भाई इनका मन था आज मूवी देखने जाने का, इनका मन था आज दोस्तों के साथ घूमने जाने का। अब ये मम्मी से क्यों पूछ के जाएं भाई, बताइए क्यों पूछ के जाएं, क्योंकि अब तो ये अपने आप को बड़ा मान चुके हैं। तो जोखिम भरा व्यवहार होता है, और उस व्यवहार का भी एक कारण होता है ये तूफान और तनाव। ठीक है, तो जोखिम भरा व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? जोखिम भरा व्यवहार। कि भाई कहीं भी निकल गए, मम्मी पापा को नहीं बताया, आए डांट पड़ी तो भाई गुस्सा हो गए, कितनी कौन सी बड़ी बात है, चले गए। अरे यार वो मम्मी पापा हैं, उनको होती है टेंशन, तुम्हें नहीं होती है क्योंकि अभी तुम किशोरावस्था में हो, लेकिन वो मम्मी पापा हैं तो उन्हें टेंशन होती है। अब किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बेटा हम लोग बात करते हैं। हेडिंग बनाओ, किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरा अवस्था की विशेषताएं, क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके किशोरावस्था में, व्हाट आर दी स्पेशलिटीज ऑफ किशोरावस्था। देखो बेटा होता क्या है कि जब हम लोग सबसे पहले इसको समझना बेटा, सबसे पहले आप होते हो किसमें, सबसे पहले बेटा आप होते हो इन्फेंसी में, यानी कि शैशवावस्था में। उसके बाद आप आते हो चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड के बाद आप आते हो एडल्टहुड में। इन्फेंसी में आपको भी पता होता है कि आपका जो शारीरिक विकास होता है, जो आपका विकास होता है, ये बहुत तेजी के साथ हो रहा होता है। चाइल्डहुड में क्या होता है, अपेक्षाकृत विकास अपने आप को थोड़ा सा परिपक्व कर रहा होता है, मेच्योरिटी ला रहा होता है, तो विकास आपका थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो हो जाता है। एडल्टहुड आते ही आते आपके अंदर फिर से ये जो विकास है ये बहुत तेजी से भागता है। ठीक है, बहुत तेजी से भागता है एडोलेसेंस में। तो इन्फेंसी में तेज, चाइल्डहुड में थोड़ा कम, और फिर से एडोलेसेंस आते ही आपका विकास बहुत तेजी के साथ भागता है। तो यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि विकास में उछाल आता है, विकास में एक अचानक से उछाल आता है आपके किशोरावस्था में। बच्चा दूसरों की कही सुनी बातों पे बहुत कम यकीन करता है। बच्चा जो भी नॉलेज है, जो चीजें वो जानता है, उसको वो अपनी आंखों से देखने में विश्वास करता है कि मैं नहीं मानता तुम्हारी बात जब तक मैं नहीं देख लूंगा इस बात को। तो वो स्वयं खोज में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, चीजों को स्वयं से खोज करके सीखना चाहता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, स्वयं खोज करने में विश्वास रखता है। बच्चा एक बार फिर से ईगो सेंट्रिक हो जाता है, आत्मवाद हो जाता है उसके अंदर, आत्मवाद, ईगो सेंट्रिक। अब आप कह रहे होगे कि सर बच्चा तो ईगो सेंट्रिक शैशवावस्था में होता है, आप किशोरावस्था में बता रहे हो। होता क्या है बेटा कि जब आप बच्चा शैशवावस्था में ईगो सेंट्रिक होता है तो उसके अंदर क्वालिटी होती है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। जैसे मम्मी अच्छी है तो मेरा है, चॉकलेट अच्छा है तो मेरा है, बैलून अच्छा है तो मेरा है। ये होती है क्वालिटी ईगोसेंट्रिक की शैशवावस्था में। लेकिन फिर से जब ये किशोरावस्था में आती है तो यहां पे क्या मतलब होता है कि यार मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो, मैं आपका कहना क्यों मानूं, आप मेरा कहना मान लो। भाई भाई दो में से एक को मानना है, मैं ही आपका हमेशा क्यों मानूं, आज आप मेरा मान लो। तो ये चीज आ जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग यहां पे ईगोसेंट्रिसिटी या आत्मवाद। इसके बाद आता है संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है। प्यार मोहब्बत वाला चक्कर जब शुरू हो जाता है, पता चलेगा 2 मिनट में दिल लग गया और 5 मिनट बाद फिर इनका ब्रेकअप भी हो जाता है। तो इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है। तो ये बात तो समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप सब के ऊपर बीती होगी तो आप सब समझदार हो ना, मुझे पता है। तो संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है, स्वतंत्रता की भावना आ जाती है। बच्चे अपने आप को स्वतंत्र रखने में विश्वास करते हैं, किसी का कंट्रोल नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ पे। इसी वजह से इनको समाज और मम्मी पापा बुरे लगते हैं। स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, जानने के प्रति जिज्ञासा हो जाती है, जिज्ञासा की भावना रहती है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा की भावना रहती है। आकर्षण विपरीत लिंग के साथ, वही जो आप संवेगात्मक रूप से अस्थिर बोल रहे थे, वही बात है कि संवेगात्मक अस्थिरता होती है तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण
विपरीत लिंग के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षण होता है इनके अंदर। नायक नायिका की भावना हो जाती है, अपने आप को एज अ हीरो समझते हैं कि सब लोग मुझे फॉलो करें। इनको पता है कोई दादा बोल देता है, अरे दादा आ गए, तो ऐसा अपने आप को उछल जाएंगे, अरे अब तो मैं नेता हो गया। तो नेता बनने की भावना होती है, नेता बनने की प्रवृत्ति होती है। नायक नायिका की भूमिका में रहना स्वीकार करते हैं। नायक नायिका की भूमिका, नायक नायिका की भूमिका में रहते हैं, नायक नायिका की भूमिका में रहते हैं। थर्ड चीज जो है आपकी, वो समूह के, बाल्यावस्था में जब आप लोगों ने पढ़ा तो ये समूह के सदस्य हो जाते हैं, लेकिन इस स्टेज में ये अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव मेंबर हो जाते हैं अपने ग्रुप के, समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, अपने समाज के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसके बाद आपके जो सिलेबस है आपका, उसमें लिखा है नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की जरूरतें। क्या जरूरतें होती हैं किशोरावस्था में, क्या चिंताएं होती हैं, इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो उसको देख लेंगे बेटा। किशोरावस्था की जरूरतें एवं चिंताएं, किशोरावस्था की जरूरतें एवं चिंताएं। अब इसको आप लोग इंग्लिश में लिख लो, नीड्स एंड implications, needs and implications of adolescence, needs and implications of adolescence। क्या जरूरतें हैं, क्या चिंताएं हैं। तो सबसे पहली शारीरिक आवश्यकताओं एवं चिंताओं के बारे में बात करते हैं कि शरीर से रिलेटेड बच्चे के अंदर क्या मनोभाव होता है। पहला है आपका शारीरिक। अब इसमें बेटा मैं आपको ये हेडिंग बना दिया, अब मैं इसके आगे इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने वाला हूं, तो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखूंगा जो विकास है। पहला है आपका क्या, पहला है हमारा शारीरिक आवश्यकता एवं चिंता। अब बच्चे अगर हम लोग बात कर रहे हैं शरीर की, तो जैसे ही आपको भी पता है कि आप किशोरावस्था में प्रवेश करते हो, आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का ग्रो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपकी शकल सूरत बदलने लगती है। लड़कियों में यह परिवर्तन ज्यादा तेजी से होता है अपेक्षा लड़कों के। लड़कों में थोड़ा स्लो होता है या 2 साल बाद होता है, लेकिन लड़कियों में परिवर्तन ज्यादा जल्दी शुरू हो जाता है। आप प्यूबर्टी वाली स्टेज में आ जाते हो, तो यानी कि जब आपके शरीर में जैसे लड़कों के पास दाढ़ी मोछ आने लगता है, ठीक है, तो जैसे ये सारी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी चेंजेस को देख के, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो कोई भी लड़की अगर उसके बारे में अवेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, अरे ये क्या हो रहा है, फिर वो कंसल्ट करती है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो शारीरिक जो चीजें होती हैं, ये चाहे लड़का हो या लड़की, तो शारीरिक में क्या होता है कि हमारे शरीर में तेजी से बदलाव आता है, उसको लेकर के चिंता होती है। वही जरूरतें होती हैं कि उनमें उनके साथ समायोजन कैसे करना है। तेजी से बदलाव आता है आपकी शरीर में। लड़कियों और लड़कों में जो प्यूबर्टी की एज है, उसको ध्यान रखना कि लड़के जो है आपकी, लड़कियों की गर्ल जो है, गर्ल्स बॉयज, जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, इनके लगभग 10 साल से ये शुरू हो जाता है जो प्यूबर्टी वाला पीरियड होता है। अप्रॉक्स 10 ईयर्स अप्रॉक्स लिख लो भाई, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर वहां पे 11 लिखा था, तो भाई 11 से 13 ये आम बात है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप कोई एज रेंज आपसे पूछ लेगा तो 11 से लेकर के 16, जिसमें मेन होता है आपका 11 से 13, मेन होता है 11 से 13, लेकिन रेंज जो है इसकी वो 11 से 16 तक चलती है। बॉयज में क्या होता है 12 से 13 साल, 13 ईयर्स अप्रॉक्स लिख सकते हो आप। 13 ईयर्स अप्रॉक्स में लड़कों के अंदर चेंजेस आते हैं, जो प्यूबर्टी वाला टाइम होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपकी शारीरिक जरूरतें कि जो तेजी से बदलाव हो रहा है आपके शरीर में, इसके साथ समायोजन करना, इसको समझना, और यही आपका जरूरत भी है समझना, इसके साथ समायोजन करना, और यही आपकी चिंता भी है। अगर आप इसके साथ समायोजन कर ले गए तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब इसके बाद
आता है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स एंड कंसर्न्स, ठीक है, यानी कि आपका मनोवैज्ञानिक। अब बाबू समझो इस बात को, जो दूसरा आएगा हमारे पास वो आएगा मनोवैज्ञानिक। आई होप कि शारीरिक समझ में आ गया, शारीरिक नहीं समझ में भी आया होगा। तो कोई और एग्जांपल चाहिए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालना कि सर शारीरिक चिंता कैसे हुई, नहीं समझ में आया। मनोवैज्ञानिक जरूरतें। अब बाबू अगर हम लोग मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में साइकोलॉजिकल। अब ये बताओ, एक आराम से सुकून से जिंदगी बिताने वाला इंसान, अब अचानक से उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर आ रहे हैं मनोवैज्ञानिक चेंजेस, ठीक है। अब होता क्या है, उसकी बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो अपूर्ण रह जाती हैं, यानी कि जो पूरी नहीं होती हैं वो अब एक बात बताओ, जब किशोरावस्था में हो, मम्मी पापा से नहीं पट रही है, समाज से नहीं पट रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो, आपके अंदर संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है। तो जो बच्चे की अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, अपूर्ण इच्छाएं, यही नीड्स है कि इसको समझा जाए, और यही कंसर्न है कि इसी से बच्चे को हमें बाहर निकालना है। अपूर्ण इच्छाएं, अब क्या है भाई, कुछ तो परिवार के साथ नहीं समझौता हो पा रहा है, तो बच्चा कहां परेशान है, पारिवारिक मुद्दों से परेशान है। मम्मी पापा पढ़ने दिन भर पढ़ने की बातें करते हैं, तो पारिवारिक मुद्दे हो गए। व्यक्तिगत मुद्दे हो गए, प्यार मोहब्बत वाला हुआ है तो वहां पे दिक्कत है। लाइफ को लेकर के टेंशन है कि यार नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमाई कहां से होगी, जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि अब तो मम्मी पापा भी प्रॉब्लम कर रहे हैं पैसा देने में। तो व्यक्तिगत मुद्दे हैं आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रहे हैं, व्यक्तिगत मुद्दे हैं। गर्लफ्रेंड गुस्सा आ गई है आपकी, उससे आपको टेंशन है, तो संबंध रिलेटेड आपके पास मुद्दे हैं, इनको मनाना है। फिर कल चॉकलेट देना है, अब वो चॉकलेट का पैसा कहां से आएगा, तो ये संबंध वाले मुद्दे हैं ना, ये आपको, अब वो गुस्सा है, अब आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, तो ये संबंध वाले मुद्दे हैं। ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक में। इसके बाद आता है बेटा आपका भावात्मक अस्थिरता। क्या आता है, भावात्मक अस्थिरता, इमोशनल अनस्टेबिलिटी आती है आपकी इसी एज में। क्या आता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। लिखो, इमोशनल या संवेगात्मक। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, इस एज में, इस एज के बच्चों के अंदर भावात्मक अस्थिरता आती है। क्या आती है, भावात्मक स्थिरता आती है। संवेगों पर जो नियंत्रण है वो उतना ज्यादा नहीं रहता है, भावात्मक अस्थिरता आ जाती है, आवेगशीलता आ जाती है। गुस्सा आती है ना तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, आवेगशीलता आ जाती है इनके अंदर, आवेग में बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्या कहते हैं इस एज में, अरे अभी शांत रहो, अभी गर्म खून के हो, हमको भी पता है अभी गर्म खून के हो। तो बेटा वही गर्म खून वाली बात है कि आपके अंदर आवेगशीलता बहुत ज्यादा आ जाती है, आपके अंदर अचानक से उत्साह बहुत ज्यादा आ जाएगा कि आप अचानक से किसी चीज को करने के लिए, अरे ये तो मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं करके मानूंगा। अब ना आगे का सूझा ना पीछे का सूझा, बस कह दिया तो कह दिया, मुझे ये करना है तो करना है। तो यही है आपका इमोशनल या भाव, कि आप भावात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, आपके अंदर आवेगशीलता आ जाती है, आपके अंदर उत्साह रहता है। अगली बात अगर बेटा हम लोग करेंगे तो वो हो जाता है आपका व्यवहारात्मक। क्या होता है, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिस्ट जो होता है, व्यवहार संबंधी दिक्कतें आती हैं, व्यवहारात्मक या बिहेवियर से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आप चाहते क्या हो, व्यवहार से रिलेटेड, कि भाई मैं जैसे चाहूं मुझे वैसे रहने दो, क्यों मेरी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है। तो इनको चाहिए क्या, इनकी जरूरत क्या है, आजादी। क्या जरूरत है इनको, नीड्स आपको पढ़ा रहा हूं मैं, नीड्स क्या है, आजादी की नीड है। ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ज्यादा कोई भी ज्यादा डिसीजन में लेने में ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, निर्णय लेने की छूट चाहते हैं। तो किशोरावस्था की क्या जरूरत है,
निर्णय लेने का अवसर दीजिए बच्चों को। और ये सही भी है कि किशोरावस्था तक आते आते कहीं ना कहीं बच्चों को एक नजर रखिए, उनका अवलोकन करिए, लेकिन निर्णय लेने की छूट देनी भी चाहिए हमको। तो उनकी जरूरत है निर्णय लेने की, उनको बहुत ज्यादा बांध के भी मत रखिए, क्योंकि उसका भी दुष्प्रभाव है। अगला है बेटा आपका सामाजिक जरूरतें। अगली आपकी कुछ समाज की भी जरूरतें हैं भाई, सामाजिक, सोशल नीड्स हैं आपकी। देखो भाई, अब आप पहुंच गए किशोरावस्था में, आप हो चुके हैं अपने समूह के सक्रिय सदस्य, आप अपने समूह के सक्रिय सदस्य हैं, आपके कुछ 4-5 हितमित्र दोस्त बन गए हैं। अब यार ये बताओ, इन दोस्तों ने कल खिलाया था समोसा, आज आपकी बारी थी समोसा खिलाने की, आप उनको तो घर से पैसा मिल गया था, आपको आज घर से पैसा नहीं मिला है। अब हो गई ना दिक्कत, सोशल इमेज खराब हो रही है भाई की। अब भाई की सोशल इमेज खराब होगी तो भाई दिक्कत तो हो जाएगी ना। तो भाई की जो ये सोशल इमेज है ना, इसको बचाना, इसके लिए ये बच्चा बहुत परेशान रहता है। तो सामाजिक जो है वो सहपाठी या समूह जुड़ाव, बढ़िया बढ़िया से दोस्त बनाने हैं भाई, रुपया पैसा मम्मी पापा को तो देना चाहिए ना भाई। सहपाठी ऑब्लिक समूह से जुड़ाव, ग्रुप बनते जाते हैं। अभी बताओ यार, तुम्हारे एक दोस्त, दो दोस्त हो तो मम्मी पैसा दे भी दें, अब तुम बना के बैठे हो 25 दोस्त, 25 समोसे हफ्ते में 2 दिन तुमको खिलाने हैं, कहां से खिला पाएंगे भाई, नहीं खिला पाएंगे। तो ये आपकी एक सामाजिक जो चिंता है, सहपाठी समूह जुड़ाव। संज्ञानात्मक समस्याएं आती हैं आपके लाइफ में, जिसको आप लोग बोलते हो कॉग्निटिव। क्या बोलते हो बेटा? कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव। अब इस कॉग्निटिव को समझो मेरे बच्चा, कि आप जब किशोरावस्था में आते हो तो अगर आप जीन पियाजे वाला सिद्धांत थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो, जो आप लोग टेट सीटर में पढ़ के आए हो, कि किशोरावस्था का बच्चा किस एज में होता है, किस स्टेज में होता है। किशोरावस्था का बच्चा जो है ना बेटा, ये होता है आपका कहां पे, ये जो किशोरावस्था का बच्चा होता है ये होता है लास्ट वाली स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जब ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो यानी कि इसके अंदर अमूर्त चिंतन की भावना स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट होती है? इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है अमूर्त चिंतन की भावना। अब जब ये अमूर्त चिंतन कर लेगा तो यानी कि फ्यूचर देख लेगा, मतलब भाई चिंतन करेगा, जो चीजें नहीं सामने उसके बारे में भी सोचेगा, समस्या समाधान की इसके अंदर ताकत आ जाती है, जटिल समस्या प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो यानी कि अब इसको चाहिए क्या, क्या चाहिए? फ्यूचर। अब ये दूरदर्शी हो गया, फ्यूचर देखता है, तो यानी कि इसको चाहिए स्टेबिलिटी, स्थिरता चाहिए, जो कि इसको कॉग्निटिव में नहीं मिलती है। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी जरूरत है कि उसको संज्ञानात्मक रूप से स्थिर करना है, कि हां आप स्टेबल रहो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ज्यादा दिमाग इधर उधर मत जुड़ाओ। अब इसमें अगर बेटा जो सामाजिक वाला है इसको समझना, अगर इसमें जो आपका सहपाठी समूह जुड़ाव है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आपकी लाइफ पॉजिटिव में जाएगी, और अगर नेगेटिव आपको मिल गए, आपके दोस्त अच्छे नहीं मिले, तो आप नेगेटिव वे में भी जा सकते हो। तो इसके ये 2 आपको पहलू हैं जो ध्यान में रखने होंगे। अब यहां पे आप संज्ञानात्मक जरूरतें क्या है? अमूर्त चिंतन एवं जटिल एवं समस्या का समाधान। अमूर्त चिंतन एवं समस्या का समाधान। यहां पे बच्चे की जरूरत है कि उसके अंदर अमूर्त चिंतन विकसित हो और समस्या का समाधान विकसित कर सके वो। इसके बाद ये तो हो गया बेटा आपकी किशोरावस्था की कुछ नीड्स, यानी कि जरूरतें। अब जो हमको अगला पढ़ना है वो पढ़ना है किशोरावस्था की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की चुनौतियां। बिल्कुल आपके सिलेबस में देख लीजिएगा, इसी क्रम में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई साहब। किशोरावस्था की चुनौतियां। अब चुनौतियों में बेटा मैं आपको कुछ अलग नहीं बताऊंगा, वही जो आपके शारीरिक परिवर्तन हुआ उसी के साथ समायोजन करना। क्या है ये? एक चुनौती है आपके लिए, आपको इससे ओवरकम करना है। अब देखो बाबू, इधर सबसे पहला आप वही लिख लो जो आपने लिखा था, शारीरिक विकास चुनौती। शारीरिक फिजिकल चुनौती क्या है? शारीरिक चुनौती, ठीक है। तो शारीरिक विकास से संबंधित चुनौती है,
तो दोनों में होती है। किसमें? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों में शारीरिक विकास से संबंधित चुनौतियां हैं। अब किसी की हाइट ज्यादा हो गई, दोनों में है ना, तो उसको दोनों में लगते हैं। इसको हटा दो यहां से, इसको बीच में लिखो। चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी की हाइट बढ़ गई ज्यादा, कद बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा खंबा बन के खड़े हैं, शरीर में जाने नहीं है, यार बहुत पतले रह गए, हाइट तो बढ़ गई लेकिन बहुत पतले रह गए, चुनौती है, टेंशन है। हाइट, भाई बहुत ज्यादा मोटापा आ गया, हाइट तो हमारी इतने रह गई, अब फिर टेंशन है, वेट बढ़ गया। मतलब क्या कहते हैं कि इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है, सब परेशान है, सब अपने अपने दुख से परेशान है। हाइट बढ़ गई तो दिक्कत है, वेट बढ़ गया तो दिक्कत है, नहीं बढ़ी, बढ़ गई तो दिक्कत, नहीं बढ़ी तो भी दिक्कत। तो यानी कि शारीरिक चुनौतियां हैं हमारे पास। दाढ़ी आ गई लड़कों के तो दिक्कत, दाढ़ी आई तो दिक्कत, यार ये क्या हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, हर हफ्ते ट्रिमिंग कराने जाना पड़ रहा है। नहीं आई तो भी दिक्कत, नहीं आई तो दिक्कत, तो प्रॉब्लम। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिख लीजिएगा, नहीं आई तो भी प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर के एडोलेसेंस आपका क्या है? तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था है, तो प्रॉब्लम्स तो यहां होनी ही होनी है भाई। तो ये हो गया आपकी शारीरिक विकास से संबंधित चुनौती। अगला है बेटा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि आपके सामने कुछ संज्ञानात्मक चुनौतियां आएंगी। हेडिंग बनाओ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसको देख लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक चुनौती, संज्ञानात्मक चुनौती, संज्ञानात्मक चुनौतियां। अब समझो इस बात को बेटा कि जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपके पास क्या आया? स्ट्रेस, मानसिक एवं बौद्धिक, ठीक है। कॉग्निटिव में क्या आएगा आपके पास? आपने लिया तनाव, आपने लिया बेटा क्या? आपने लिया तनाव। तनाव में क्या हुआ? आप करते मानसिक और बौद्धिक रूप से आपको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? अगर आपने तनाव लिया, इसको नीचे लिख लो, तो मानसिक एवं बौद्धिक तनाव हो जाएगा आपके पास, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से तनाव आएगा। अब एक बात बताओ, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से तनाव आएगा तो क्या आपका संज्ञानात्मक क्षमता सही से काम करेगी? डिस्टर्ब होगी ना। अगर आपके पास मानसिक और बौद्धिक रूप से तनाव है तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है, जो आपके कार्य करने की क्षमता है, वो प्रभावी होगी। आप नई चीजों को खोजना पसंद करेंगे, नई चीजों को खोजना पसंद करेंगे। घूमना टहलना बहुत ज्यादा पसंद आता है इस एज में। नई चीजों को खोजना चाहते हो, आप सृजनात्मक होना चाहते हो, आपके अंदर सृजनात्मकता का गुण विकसित होना चाहिए, सृजनात्मक होने चाहिए आप। इसके बाद आपके पास आता है बेटा सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक। अब देखो उसमें क्या चुनौतियां हैं आपके पास, बहुत बड़ी चुनौतियां, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सोशल वाली है। क्या है? सोशल या सामाजिक चुनौती। सामाजिक चुनौती, किशोरावस्था में आते आते बच्चा चाहता है कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मुझे लोग मेरे नाम से जाने, रुपया पैसा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हां लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, यानी कि मैं अपनी स्वयं की पहचान बनाना चाहता हूं। और यह सबसे बड़ी चुनौती है लाइफ की, स्वयं की पहचान बनाने की चुनौती। पहचान बनाने से रिलेटेड चुनौती आती है, पहचान बनाने की चुनौती। समाज में आप चाहते हो कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, पहचान बनाने की चुनौती है सामाजिक। पहचान बनाने की, ये मात्रा इधर से उधर हो गई है, कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों को कवर करना है, टाइम हम लोग के पास कम है और कवर सारी चीजें करनी है, बेहतरीन से करनी है। तो थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना बेटा, ठीक है। तो पहचान बनाने की चुनौती हमारे पास है, तो ये सामाजिक चुनौती है। बच्चा चाहता है कि समाज में मैं रहता हूं, समाज में मुझे जाने, समाज में मेरे नाम से जाने, मुझे जैसा मैं कहूं लोग वैसा फॉलो करें, अनुकरण करें मेरा। तो पहचान बनाने की चुनौती जो है ये आपकी सामाजिक चुनौती में आती है। फिर आता है आपका नैतिक व आध्यात्मिक चुनौती, मोरल
अब जो नैतिक है बेटा, ये आपका समाज के साथ साथ चलती है। आप जब समाज में प्रवेश करते हो, अगर आप सामाजिक रूप से अपनी पहचान बना रहे हो, तो यानी कि आपका धीरे धीरे नैतिक विकास भी हो रहा है। अगर आप समाज में अपनी जगह नहीं बना रहे हो, तो यानी कि आपका नैतिक विकास भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सामाजिक विकास के साथ चलती है। क्या हो रहा है? सामाजिक विकास के साथ चलती है। सामाजिक विकास के साथ साथ चलती है। क्या है बाबू? सामाजिक विकास के साथ साथ चलती है आपकी मोरल डेवलपमेंट। इसके बाद आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट को अगर समझोगे तो भाई 100 की सीधी एक बात, क्या आप संवेगात्मक रूप से, एक मिनट बेटा वेट करिएगा, आप लोग इसको देखिए। चलो भाई देख लो बेटा, सामाजिक विकास के साथ चलता है आपका मोरल डेवलपमेंट। अब इसके बाद आता है आपका संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट। इसको समझो। संवेगात्मक या इमोशनल। अब बच्चा किशोरावस्था में है, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है भाई? आप लाइफ पार्टनर ढूंढने लगते हो, आप फैमिली वालों के साथ रहते हो, फैमिली वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चाहे आप एग्जांपल ले लो फैमिली का, फैमिली के साथ समायोजन अगर हो रहा है तो बहुत खुश हैं आप, अगर नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो गए। चाहे फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप लाइफ पार्टनर का, जो आप लाइफ पार्टनर तो नहीं कह सकते बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग गर्लफ्रेंड ही कहिए। ठीक है, क्योंकि इस एज में आपकी लाइफ पार्टनर नहीं होता है कोई। ठीक है, यहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आप बड़े खुश हैं, आपका समाज में समायोजन भी बहुत बढ़िया हो रहा है। फिर अचानक से क्या होता है? आपका अचानक से भाई साहब हो गया ब्रेकअप। अब जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ, आप आ गए नेगेटिव मोड में। आप संवेगात्मक रूप से क्या हो गए? दुखी हो गए, अस्थिर हो गए। क्या हुए? संवेगात्मक रूप से दुखी हो गए या अस्थिर हो गए। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? चलो भाई आगे बढ़ चलो। इसके बाद बेटा हम लोगों को क्या जानना है? इसके बाद हम लोगों को जानना है AFHS। हेडिंग बना लो, AFHS। क्या होता है भाई AFHS? AFHS को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट। इसको बोलते हैं एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्विस। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया कि जो किशोर बच्चों के अनुकूल होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा। तो 2014 में एक आपका प्रोग्राम चलाया गया, ये जो किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके अंडर में 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक RKSK प्रोग्राम चलाया। RKSK का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम। क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKSK। 2014 में RKSK यानी कि सॉरी RKSH नहीं, RKSK 2014 में RKSK कार्यक्रम चलाया। RKSK
कार्यक्रम चलाया। अब इस प्रोग्राम की खास बात क्या थी, जो आपका आरकेएस के प्रोग्राम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय किशोर, हिंदी या इंग्लिश बेटा दोनों में सेम है, आरकेएस के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ये चलाया गया। इसके हिसाब से एक बेसिक प्रिंसिपल जो आपका आरकेएस के चला, इसके हिसाब से एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडोलेसेंस हेल्थ केयर का दिया गया, जिसको हम लोग 6A बोलते हैं। मूल आपके सिद्धांत हैं, मूल प्रिंसिपल हैं, बेसिक जो आपके प्रिंसिपल हैं उसके बारे में यहां पे बात की गई है। किशोर स्वास्थ्य के मूल सिद्धांत, किशोर स्वास्थ्य के मूल सिद्धांत, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, 6A के नाम से, 6A। अब ये 6A भाई क्या है आपका, तो 6A लिख लीजिएगा, A 1 2 3 4 5 और छठा हो गया आपका 6। सबसे पहले क्या होता है बेटा कि हमें बच्चे का जो स्वास्थ्य है, बच्चे का जो हेल्थ हो, चाहे वो आपका सोशल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, सब हेल्थ की इसमें बात होती है कि सबसे पहले किसी भी सुविधा का बच्चे के पास अवेलेबिलिटी होना, उसकी उपलब्धता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अवेलेबिलिटी हमको सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि कोई भी चीज हो वो बच्चे के लिए अवेलेबल हो, उस किशोर के लिए अवेलेबल हो। उसके बाद एसेसिबल हो, यानी कि उसकी पहुंच के भीतर हो, एसेसिबल हो। फिर होता है कि बच्चा वहां तक अप्रोच कर सके, क्या कर सके, अप्रोच कर सके, अप्रोच एबिलिटी होनी चाहिए, अप्रोच एबिलिटी होनी चाहिए। फिर आता है आपका एक्सेप्टेबिलिटी हो, उस कार्यक्रम की, उस जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो, जो भी आप उसके लिए कर रहे हो बच्चे के लिए वो स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो। उसके बाद आपके पास चलो भाई जल्दी से बताओ, उसके बाद क्या हो, एप्रोप्रिएटनेस हो, एप्रोप्रिएटनेस हो। उस एप्रोप्रिएटनेस के बाद अफोर्डेबिलिटी हो, कि वो आपके लिए अफोर्डेबल हो। क्या हो बेटा, अफोर्डेबल हो, क्या हो, अफोर्डेबल हो। तो इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो समझोगे आप लोग बेहतर। पहले भी किसी भी सेवा के लिए बच्चे के पास उपलब्धता होनी चाहिए, उपलब्धता के बाद एसेसिबल होना चाहिए, एसेसिबल को बोलते हैं हम लोग अभिगम्य हो, किसी भी चीज की अभिगम्यता को स्वीकार करना। उसके बाद उसके लिए एक अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच का मतलब पहुंच क्षमता होनी चाहिए, पहुंच क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद एसेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी लिखा हो तो एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है स्वीकार्यता होनी चाहिए, स्वीकार्यता भी हो गई तो क्या है, अप्रोप्रिएटनेस है। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब हुआ क्या बेटा, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब हुआ उपयुक्त तो होना चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए। उपयुक्तता हो गई तो अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि मेरी सामर्थ्य में होना चाहिए। अभी इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये केवीएस का एग्जांपल लेते हैं, ये किशोर के स्वास्थ्य से संबंधित है कि अगर बच्चे के स्वास्थ्य की हमको देखभाल करनी है तो हमारे पास ये 6A होना चाहिए। अब आप इसको केवीएस के एग्जाम से रिलेट कर लीजिए। सबसे पहली बात, केवीएस ने एक एडवर्टीजमेंट जारी किया, यानी कि केवीएस की वैकेंसी होनी चाहिए थी, तो केवीएस की वैकेंसी आपके लिए आ गई, उपलब्ध हो गई। उपलब्ध होने के बाद अब आपको पढ़ना था, तो यानी कि आपके लिए एसेसिबल बनाया नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन देकर के आपकी पहुंच क्षमता तक लाया, अप्रोच में लाया कि आपको कहां से पढ़ना है, आपको एग्जाम कोच से पढ़ना है, यानी कि आपके पास एक पहुंच आई कि अब एग्जाम कोच नाम की संस्था है, एक कोचिंग है जहां से मुझे गाइडेंस लेना है, मार्गदर्शन लेना है। आपने एग्जाम कोच को स्वीकार किया, स्वीकार करके उसको उपयुक्त माना, उपयुक्त करके देखा कि उसका बैच कितने का है, उसका बैच आपको मिला सिर्फ और सिर्फ 499 का। आपने खर्च से क्या किया, इस बैच को ले लिया। तो क्या हुआ, यह आपके सामर्थ्य के हिसाब से भी होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो सबसे पहले बात, आपके पास केवीएस की वैकेंसी आती है, वैकेंसी आपके लिए अभिगम यानी कि आप एसेसिबल होते हैं, आप उसके लिए खुद को योग्य पाते हैं, योग्य पाने के बाद आप एग्जाम कोच को ढूंढते हैं, अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने के बाद आप हमको पसंद करते हैं, आप हमको पसंद करने के बाद हमको उपयुक्त मानते हैं, उपयुक्त मानने के बाद हम आपकी सामर्थ्य में आ जाते हैं। तो इसलिए आज आप एग्जाम कोच के साथ हो और एग्जाम कोच से पढ़ रहे हो। तो यही है आपका 6A कि अगर कोई सुविधा बच्चे के लिए आई है तो उसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि अभिगम में होनी चाहिए, जिसका वो यूज कर सके, बच्चे की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। बच्चे की पहुंच के भीतर है तो वो स्वीकार्य होनी चाहिए, स्वीकार होने के लिए क्या वो बच्चे के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त भी है तो क्या वो बच्चे के सामर्थ्य अनुकूल है, बच्चा उसको अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है। अब इसके बाद हम लोगों को किशोरावस्था में एक अध्यापक का क्या रोल होता है, रोल ऑफ अ टीचर देखना है कि किशोरावस्था में एक टीचर का क्या रोल होता है, रोल ऑफ ए टीचर क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं एक मास्टर साहब हूं, मैं एक टीचर हूं, तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि मुझे आपके ऊपर, आपके विकास के ऊपर एक नजर रखना, बनाए रखना मेरा काम है बात की नहीं। आपका अवलोकन करना, आपको देखना कि आप सही कर रहे हो या नहीं, तो यानी कि आपके साथ साथ मुझे रहना पड़ेगा ना, तो आपका अवलोकन करना मेरा काम है। आपको किसी भी शिक्षण गतिविधियों, शैक्षिक गतिविधियों, गैर शैक्षिक गतिविधियों, सर जगह आपको शामिल करना, यह मेरी जिम्मेदारी है। तो बच्चे की सहभागिता को इंश्योर करना, उसको शामिल करना सभी गतिविधियों में, यह मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, आपकी इस विभिन्नता का आदर करना चाहिए मुझे। भाई सब बच्चे अलग हैं तो मुझे सबका आदर करना है, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान, भिन्नता का सम्मान होना चाहिए। टीचर की भूमिका होती है एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सहयोगकर्ता के रूप में। मुझे आपका मार्गदर्शक बनना है, मुझे आपका सहयोगकर्ता बनना है, आपकी एक हेल्पिंग हैंड होता है आपका टीचर, कि जहां आप फंसोगे तुम जहां फंसोगे मैं वहीं तुमको नजर आऊंगा। तो बिल्कुल वही एक भूमिका होती है किशोरावस्था में एक टीचर की। इसके बाद अगले पेज पे चलेंगे, अगले पेज पे हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ अ पेरेंट्स। अभिभावक की क्या भूमिका होती है, मम्मी पापा की क्या भूमिका होती है आपके जीवन में। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा, रोल ऑफ अ पेरेंट, रोल ऑफ ए पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, पेरेंट्स यानी कि अभिभावक की क्या भूमिका होती है, अभिभावक की क्या भूमिका होती है किशोरावस्था में एक बच्चे के प्रति। तो किशोर की परेशानी सबसे पहली क्या है, सबसे पहली बात है बेटा बच्चे की परेशानियों को समझना। किशोर, भाई आपको पता है तूफान, तनाव और संघर्ष से घिरा हुआ होता है बच्चा। जब उसके अंदर इतना तनाव है तो ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को समझें। ठीक है, बहुत बड़ी बात है बेटा इस एज के बच्चों को समझना। बच्चे के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, उसके साथ समायोजन एक बार मम्मी पापा भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किशोर की परेशानियों को समझे, किशोर की परेशानियों को समझे। दूसरी जो बात आती है आपकी वो है बच्चे के ऊपर नजर रखें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अवलोकन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। जो तीसरी और बड़ी बात है आपके लिए क्या है भाई साहब, आप अवलोकन भी कर रहे हैं, परिवार का साथ। इस एज में अगर बच्चे को परिवार का साथ मिलता है ना तो उसका विकास बहुत ही बेहतरीन होता है। परिवार का साथ होना चाहिए बच्चे के साथ ऊपर, परिवार का साथ होना चाहिए। फिर जो लास्ट में आता है वो होता है आपका देखभाल करता, मम्मी पापा का एक केयर टेकर के रूप में, केयर टेकर के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका है देखभाल कर्ता के रूप में, कि जो बच्चे की हर गतिविधि पे नजर रखें, उनकी केयर करें, उनको अपनापन दें, ताकि बच्चा, क्योंकि ये एज बहुत ही नाजुक उम्र है, बच्चा कहां फिसल जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो मम्मी पापा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चे पे नजर बना के रखना। इसके बाद एक चीज और हम लोगों को पढ़नी है, एक प्रोग्राम पढ़ना है हम लोगों को, AEP, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम।
इस एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा एईपी। क्या बोलते हैं? एईपी, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, किशोर शिक्षा योजना। किशोर शिक्षा योजना। किशोर शिक्षा योजना की अगर हम लोग बाबू बात करें तो क्या है आपका किशोर शिक्षा योजना? तो ये प्रोग्राम जो है ये किसके लिए लागू किया गया था? तो ये किशोरों के लिए लागू किया था, ये तो सबको पता चल गया। यह प्रोग्राम कक्षा 10 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए किशोरों के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा 10 से 12 के छात्रों के लिए हुई, के छात्रों के लिए कक्षा 10 से 12 के छात्रों के लिए हुई। उद्देश्य क्या था इसको शुरू करने का बेटा? उद्देश्य क्या था इस प्रोग्राम को शुरू करने का? उद्देश्य क्या था? तो बच्चे जैसे भाई, अब होता क्या है, आपको किशोर अवस्था में हो आप, अब आपके जीवन में सफलता और असफलता दोनों शामिल होगी। अगर अब आप सफल हो गए तब तो भाई बल्ले बल्ले डांस कर रहे हो, लेकिन अगर आप जीवन में असफल हो गए तो क्या रास्ता ऊपर का? नहीं। यही है जीवन कौशल कि सफलता और असफलता दोनों जीवन के भाग हैं, दोनों में से एक तो मिलना ही मिलना है कुछ तो। और एक चीज जान लो बेटा कि अगर आपके जीवन में यह नहीं हुआ तो कुछ इससे बेहतर होने वाला है, इसलिए यह आपके लिए नहीं हुआ है। तो यानी कि जीवन कौशल सीखना, जीवन कौशल सिखाना, यह इस प्रोग्राम का उद्देश्य है बेटा। एईपी का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, सहपाठचर्या गतिविधि में शामिल करना, यानी कि बच्चों को स्कूल के जो किताबी नॉलेज है, जो स्कूली ज्ञान है, उसके बाहर के जीवन से जोड़ना, यह काम है आपका एईपी का। सहपाठचर्या गतिविधि में शामिल करना, सहपाठचर्या गतिविधि में शामिल करना, सहपाठचर्या गतिविधि में शामिल करना। उसके बाद है आपका स्वास्थ्य ऑब्लिक यौन शिक्षा, यानी कि आपको स्वास्थ्य शिक्षा देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना। ऐसी स्वास्थ्य शिक्षा का भाई यौन शिक्षा देना, एचआईवी एड्स के बारे में बच्चों को बताना, यौन शिक्षा एचआईवी, इसको लिख लीजिएगा, एचआईवी एड्स के बारे में बच्चों को जानकारी देना। स्वास्थ्य शिक्षा, यौन शिक्षा। सामाजिक शिक्षा, जेंडर रूढ़वादिता, सामाजिक शिक्षा देना, जेंडर रूढ़वादिता की भावना से बचाना, सामाजिक शिक्षा देना। तो ये सारे बेटा आपके कुछ उद्देश्य हैं एईपी प्रोग्राम, जो कि किशोरावस्था के बच्चों के लिए चलाए गए थे। किसके लिए चलाए गए थे? किशोरावस्था के लिए चलाए गए थे। एक बार आप सब लोग इसको देख लीजिएगा दोबारा से कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने शुरुआत किया था बेटा एडोलेसेंस टॉपिक, किशोरावस्था। शुरुआत हुई थी इसकी एडोलेशियर शब्द से, आया जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। स्टैनली हॉल इसके जनक हैं। एडोलेसेंस नाम की किताब 1904 में इन्होंने लिखी थी, इसी वजह से इसका जनक इनको कहा गया, इस किताब की वजह से इनको जनक कहा गया। बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के मध्य का जो समय होता है उसको किशोरावस्था बोला जाता है। इसके बाद स्टैनली हॉल ने इसको तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा था, वो मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है, आप समझिएगा स्टार्टिंग में। यहां पे होता क्या है, माता पिता से मतभेद होता है, मनोभाव में बदलाव होता है, जोखिम भरा व्यवहार करते हैं बच्चे। उसके बाद हम लोगों ने किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं की बात किया। उसके बाद हम लोगों ने किशोरावस्था की कुछ जरूरतों की बात किया है। उसके बाद आपका मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक क्या जरूरतें हैं, आपका व्यवहारात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, किशोरावस्था में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक चुनौतियों की बात किया है, सामाजिक चुनौतियों की, नैतिक चुनौतियों की, और आपका फिर लास्ट में संवेगात्मक है। उसके बाद हम लोगों ने AFHS की बात किया है, एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ सर्विस है, जो आपका किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा है। 2014 में RKS के कार्यक्रम चलाया गया था जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसी प्रोग्राम के संबंधी ये 6A की अवधारणा मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया। उसके बाद आपको मैंने एक रोल ऑफ अ टीचर बताया है कि किशोर के जीवन में टीचर का क्या रोल है, मम्मी पापा का क्या रोल है।
उसके बाद एक प्रोग्राम AEP एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम आज की क्लास में मैंने आपको बताया है। तो आप लोग इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आपके ऐप पे भी मिल जाएगी, तो ऐप से ले लोगे, एड फ्री मिल जाएगी, बढ़िया मिल जाएगी। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।